हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर ओनली आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारी क्षितिज बुक का एक थोड़ा कंफ्यूजिंग सा कविता जिसका नाम है आत्मकथ्य। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस कविता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। किसी को बताना मत, बस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। वीडियो के एंड में तुम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, तो आप आराम से चुकमुकु बैठो एंड आज के इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो यार सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा टाइटल है आत्मकथ्य, जो कविता का नाम है आत्मकथ्य, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। आत्मकथ्य को इंग्लिश में हम लोग बायोग्राफी कहते हैं और बायोग्राफी का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर इंसान की पूरी जिंदगी की कोई स्टोरी को हम लोग बायोग्राफी कहते हैं, जो कोई पर्टिकुलर इंसान खुद से लिखता है या कोई और भी उस पर लिख सकता है जो उसके बहुत ज्यादा करीब हो। तो बेसिकली बायोग्राफी वो होता है जिसमें कोई बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की पूरी जीवन की कथा लिखी होती है। मार्केट में बहुत सारी अलग अलग बायोग्राफीज अवेलेबल है फेमस पर्सनालिटीज की। कुछ की फोटो तुम लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यार इस कविता में जो हम लोगों को लेखक है जयशंकर प्रसाद, वो हम लोगों को बताते हैं कि उन्हें बायोग्राफी लिखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और उनके जो फ्रेंड होते हैं, एक बहुत ही करीबी जो मित्र होते हैं, वो उन्हें बायोग्राफी यानी कि आत्मकथा लिखने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं। तो पूरी कविता में वो अपने दोस्त को ही रिप्लाई दे रहे होते हैं कि आखिर उन्हें आत्मकथा क्यों नहीं लिखना है। तो बेसिकली पूरा जो कविता है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। और एक चीज और पूरी कविता में तुम लोग भी नोटिस करोगे कि जो लेखक है, जो कवि है, वो हम लोगों को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जो जिंदगी है उससे बहुत ज्यादा परेशान है एंड उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा है। तो अब चलो हम लोग इस कविता का एकदम डीप पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। तो हमारे पहले पैराग्राफ के पहले 2 लाइन्स है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो शब्दार्थ शुरू करने से पहले ही तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो शब्दार्थ है इस कविता में वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छे से पूरे कविता को सुनोगे तभी पूरी कविता तुम लोगों को क्लियर होगी और शब्दार्थ के भी मीनिंग अच्छे से सुन लेना। पहला शब्द है मधुप, जिसका मतलब होता है मन रूपी भंवरा। सेकेंड वर्ड है अपनी, जिसका मतलब होता है खुद की। कविता के पहले 2 लाइन्स में जो कवि है वो बोलते हैं कि मेरा जो मन है वो गुनगुना गुनगुना के मुझसे जोर जोर से बोल रहा है कि आखिर मेरे जीवन की ऐसी कौन सी कहानी है जो मैं दूसरों को बताऊं। मेरी जीवन तो एक मुरझाए हुए पेड़ के जैसी है जिसकी पत्तियां धीरे धीरे करके एक एक करके गिरती जा रही है, यानी कि मेरे पूरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। यहाँ कवि ऐसा अपने दोस्त को कह रहे हैं जो उन्हें फोर्स कर रहे हैं आत्मकथ्य लिखने के लिए। हमारे आगे के लाइन्स है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तीसरा वर्ड है गंभीर, जिसका मतलब होता है गहरे। चौथा वर्ड है नीलिमा, जिसका मतलब होता है नीला आसमान। पांचवा वर्ड है मलिन, जिसका मतलब होता है मैला। छठा वर्ड है उपहास, जिसका मतलब होता है मजाक। इन 2 पंक्तियों में हमारे जो कवि है वो बोलते हैं कि इस अनंत नीले आसमान के नीचे बहुत सारे आत्मकथ्य लिखे गए हैं अलग अलग मनुष्यों के द्वारा। और ये जो आत्मकथ्य है यानी कि जो लोग अपने जीवन के इतिहास के बारे में बताते हैं, वो केवल सिर्फ और सिर्फ अपना मजाक बनवाते हैं। कवि यहाँ ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आत्मकथ्य है उसमें कोई भी इंसान अपनी दुख, दर्द, खुशी और भी बहुत सारी चीजें मेंशन करते हैं एंड आज की जो युग है वो दूसरों को दुखी देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो जो बायोग्राफी है यानी कि आत्मकथ्य है, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपने दुख के बारे में बताएगा तो उसके दुख के बारे में सुनकर जानकर जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आज के जो युग के लोग हैं वो दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं बहुत कोई। तो बहुत सारे लोग जो आत्मकथ्य पढ़ेंगे वो केवल सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाएंगे, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब हमारे आगे के 2 लाइन्स है,
तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। 7वां वर्ड है हमारा दुर्बलता, जिसका मतलब होता है कमजोरी। 8वां वर्ड है गागर, जिसका मतलब होता है घड़ा। 9वां वर्ड है रीति, जिसका मतलब होता है खाली। मेरे दोस्त, तब भी आप ये कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं का वर्णन आत्मकथ्य में करूं और दुख को दूसरों के सामने प्रकट करके मैं अपनी दुर्बलताएं लोगों को बताऊं। आप ये चाहते हो? क्या तुम्हें मेरे जीवन की कहानी को सुनकर कोई सुख मिलेगा? अगर मैं तुम्हें अपनी जीवन के दुखों के बारे में बताऊंगा तो तुम मेरे जीवन के घड़े को खाली पाओगे। मेरे जीवन में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो, या कह सकते हो कि मेरे लिए ऐसा कोई भी इंसिडेंट आज तक नहीं हुआ है जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा विशेष है। एक सामान्य मनुष्य के जैसा मेरा भी जीवन दुर्बलताओं से भरा हुआ है, या कह सकते हो कि दुख से भरा हुआ है। अब हमारे दूसरे पैराग्राफ के पहले 2 लाइन्स है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहाँ कवि अपने दोस्त को कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे दुखों के बारे में सुनकर, मेरे जीवन के दुखों के बारे में सुनकर तुम उसके लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहराने लगो। यहाँ कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कवि को जो भी आज तक दुख मिले होंगे उसमें से बहुत सारे जो दुख होंगे वो उनके करीबियों ने, यानी कि उनके जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ही उनको वो दुख दिया होगा। और वो भी लेखक के बहुत ज्यादा करीबी मित्र है, तो हो सकता है कि कभी जाने अनजाने में लेखक के मित्र ने ही उन्हें कोई चीज का दुख दिया होगा और उसके बारे में उसे पता चलेगा तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसलिए कवि ने ऐसा यहाँ पे लिखा है। आगे कवि ने बताया है कि जो लोग हैं वो मेरे दुख को सुनकर अपने घड़े को भरना चाहेंगे। अब जो लोग हैं वो घड़े को किस चीज से भरेंगे? ऑब्वियसली कोई भी इंसान दूसरों के दुख को देखकर अपने घड़े में, यानी कि अपने दिल में बहुत ज्यादा सुख की अनुभूति करते हैं बहुत लोग। तो उसी के बारे में जो कवि है वो यहाँ बता रहे हैं। अब आगे के लाइन्स है, यह विडंबना अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखाऊं मैं। हमारा 10th वर्ड है लो, जिसका मतलब यहाँ है लोग। 11th वर्ड है विडंबना, जिसका मतलब होता है कठिनाई। 12th वर्ड है परिवंचना, जिसका मतलब होता है धोखा। कवि यहाँ कहते हैं कि मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा कठिन होगा कि मैं एक आत्मकथा लिखूं, क्योंकि अगर मैं आत्मकथा लिखता हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा भोली भाली और सरल होगी, जिसे लोग देखकर बहुत ही ज्यादा हंसेंगे। मैंने अपने जीवन में जो भी धोखे खाए हैं, जो भी भूल की है, उन सारी चीजों के बारे में भी आत्मकथा में बतानी होगी, क्योंकि कोई भी आत्मकथा यही सब चीजों से बनती है। लेकिन मैं ये सारी चीजों को आत्मकथा में, यानी कि पब्लिकली नहीं बताना चाहता हूँ सभी को, इसलिए आत्मकथा लिखना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है। अब हमारे आगे के लाइन्स है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। 13th वर्ड है उज्जवल, जिसका मतलब होता है सुख भरे पल। 14वां वर्ड है हमारा मधुर चांदनी, जिसका मतलब होता है सुखद पल। कवि हमें इन पंक्तियों में कहते हैं कि मेरे जीवन में सुख भरे पल भी आए थे, उन्हें मैं कैसे बता दूं? मैंने सुख भरी रातें भी बिताई है, उन्हें मैं कैसे बता दूं? उन सारी चीजों को याद करके, उन सुखी पलों को याद करके मेरे चेहरे पे एक अच्छी मुस्कुराहट भी आ जाया करती है। लेकिन मैं आत्मकथा में सुखद पलों के बारे में भी नहीं बताना चाहता हूँ। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर भाग गया। 15वां वर्ड है हम लोगों का आलिंगन, जिसका मतलब होता है बाहों में। 16th वर्ड है मुशाक्य, जिसका मतलब होता है मुस्कुराना। मुझे आज तक वैसा कभी सुख मिला ही नहीं जिसका मैं सपना देखा करता था। सुख वाले दिन आते भी है तो वो चुटकी बचाते ही पूरे गायब हो जाती है या फिर तुरंत बीत जाती है, जिसका मुझे पता ही नहीं चलता है कि एक सुख वाले दिन कब आए और कब चले गए।
वो सुखी पल मेरे बाहों में आते आते अचानक से मुस्कुराकर भाग जाती है। ऐसा कवि हमें इन लाइन्स में बता रहे हैं। अब हमारे आखिरी पैराग्राफ के पहले 2 लाइन्स है, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। 17th वर्ड है अरुण कपोलो, जिसका मतलब होता है लाल गाल। 18th वर्ड है मतवाली, जिसका मतलब होता है मस्ती भरी। 19वां वर्ड है अनुरागनी, जिसका मतलब होता है प्रेम भरी। 20वां वर्ड है उषा, जिसका मतलब होता है सुबह। 21वां वर्ड है निज, जिसका मतलब होता है अपनी। 22वां वर्ड है सुहाग, जिसका मतलब होता है सुगंध। 23वां वर्ड है मधुमाया, जिसका मतलब होता है मधुर। इन 2 लाइन्स में जो हमारे कवि है वो अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, जिसकी लाल गालों में बदहोश करने वाली छाया में प्रेम भरी सुबह होती थी, वो बहुत ही ज्यादा सुगंधित और मधुर हुआ करती थी। अब हमारी नेक्स्ट लाइन्स है, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पाथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। 24th वर्ड है हमारा पंथा, जिसका मतलब होता है रास्ता। 25th वर्ड है सीवन, जिसका मतलब होता है सिली हुई। हमारा 26वां वर्ड है कथा, जिसका मतलब होता है मन रूपी रजाई। हमारा आखिरी वर्ड है व्यथा, जिसका मतलब होता है पीड़ा। इन 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये प्यार भरी यादें ही अब मेरा सहारा है। जिस तरह थका हुआ यात्री अपनी मंजिल के बारे में सोचकर अपनी जो पूरी राह है, यानी कि अपना जो पूरा रास्ता है, उसे काट लेता है, वैसे ही मैं भी अपना जो जीवन है वो सुख भरे पलों को याद करके, जो मेरी जिंदगी में थोड़े ही टाइम के लिए आई थी, उन्हें याद करके ही मैं अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगा। हे मेरे दोस्त, तुम मेरे मन को उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो कि उसमें कितना ज्यादा दुख भरा हुआ है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि मैं औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि यहाँ बोलते हैं कि मेरे छोटे से जीवन से मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कहानियाँ आत्मकथा के लिए कैसे बताऊं। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं केवल चुप रहूं और दूसरे जो बोल रहे हैं बस केवल उसे ही सुनता रहूं। यहाँ लेखक ये बोलना चाहते हैं कि वो केवल दूसरों के लिखी आत्मकथा को ही पढ़ना चाहते हैं एंड वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। अब हमारे आखिरी की 2 पंक्तियां हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। हमारा आखिरी वर्ड है व्यथा, जिसका मतलब होता है पीड़ा। इन आखिरी के लाइन्स पे कवि हम लोगों को फाइनल स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर आखिर तुम क्या करोगे, अभी आत्मकथा बताने का समय भी नहीं है, क्योंकि अंदर से मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ और मेरी जो पीड़ा है वो सोई हुई है और थकी हुई है। सिंपल भाषा में तुम लोग बस ये समझ जाओ कि जो कवि है वो इस टाइम बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए उन्हें आत्मकथा के बारे में कुछ ना बताना है, यानी कि अपने जीवन के बारे में ना कुछ बताना है ना लिखना है, यही हम लोगों को बताया जा रहा है। तो इसी के साथ आज की हमारी पूरी कविता बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन कंप्लीट होती है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछना, तुम्हारा भाई जरूर रिप्लाई देगा। और हाँ यार, बहुत ज्यादा तुम लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करना। अब तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना। आंसर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मैं तुम लोगों को आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का गिवन है। अब तुम लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया है कि नहीं, कर लेना यार, अगर नहीं किया होगा तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।